नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपके बीच मौजूद हूं एक और विषय के साथ। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर निरंतर थोपे जा रहे युद्ध और उसके परिणामों पर चर्चा करने के लिए मानवता के शत्रु एक बार फिर कह रहे हैं वो सभ्यता, इंसानियत और मूल्यों को पूरी तरह रौंद देंगे। क्या अब दुनिया सिर्फ ताकत के गलबे से चलेगी? क्या जिसके पास हथियार है वही पूरी दुनिया में कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, व्यापार से लेकर एक इंसान के जीवन तक को नियंत्रित करेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो इस जंग ने आज फिर इंसानियत के समक्ष उसके केंद्र में ला दिए। एक ऐसा कंट्री जो जब मन करता है किसी भी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को उठवा लेता है, किसी भी मुल्क को रौंद देता है, उस मुल्क में अपनी जंगी फौजों को भेज देता है, अपने सैनिक अड्डे कायम कर लेता है। इजराइल एक कंट्री जो निरंतर किसी भी देश में युद्ध करना, उन पर बम फेंकना और छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी मार देना अपना शौक और अपनी एक प्रकार से दम्भ भरी मानसिकता रखता है। वो मानवता को कुचलने में एक शौर्य व्यक्त करता है। आज पूरी दुनिया युद्ध के जिस मुहाने पे खड़ी है, आने वाली पीढ़ियां का क्या भविष्य होगा? इन सब बातचीत के केंद्र में ये जो ईरान के ऊपर थोपी गई जंग है, इस जंग की सच्चाई क्या है? वो कौन से कारक हैं जिसके कारण आज ईरान की निरंतर हमले की जद में लिया हुआ है? यूएनओ जो बना था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जीवन मूल्यों के लिए जिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विभीषिका, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो मूल्य विभिन्न देशों ने स्थापित किए थे, आज उनकी हालात क्या है? और बहुत सी बातचीत इस प्रक्रिया में हम करेंगे। इस जंग के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तो मैं आपसे आज मिलवाता हूं नरेश कुमार जी से, जो भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के राज्य सचिव हैं और विभिन्न मुद्दों पर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक सोच रखते हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ताकि दर्शकों तक ट्रुथ और वैज्ञानिक सत्य पहुंच सके, जो ये अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया हुआ है, कई दिन महीने बीत गए, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि विभिन्न समाचार पत्र हैं, जो विभिन्न कारपोरेट हाउस जिनको नियंत्रित करते हैं, या विश्व का मुख्य धारा का मीडिया जो तथाकथित कहा जाता है, उसकी जो सूचनाएं हैं, और इसकी भी एक सीमा है कि एक आम आदमी तक जो सूचनाएं पहुंच नहीं रही, और फिर उसमें भी सत्य कितना है, तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो आप साफ साफ ये बताएं कि अमेरिका और इजराइल निरंतर ईरान पर हमले क्यों कर रही हैं और उस पर युद्ध क्यों थोप रहे हैं? इसकी जड़ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? असल में अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो दावे किए गए, वो दावे लगातार बदल रहे। शुरुआत में परमाणु हथियारों को लेके, यूरेनियम को लेके जिस सवाल के ऊपर अमेरिका ने काफी देशों को बर्बाद किया है, सवाल था यूरेनियम जो है तो वो ईरान का खत्म। उसके बाद में फिर बदल गया। बाद में इस तरह की चर्चा में ईरान का रिजीम चेंज करना, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। जिस प्रकार अमेरिका ने 100 से ज्यादा देशों में सत्ता परिवर्तन किया और वहां पे अपने कठपुतली शासक बिठाए, जब इसमें भी सफलता नहीं मिली तो फिर गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में भाई जो मिसाइल का जो जखीरा ईरान के पास, इसको खत्म कर देना है। असल में
सवाल जो अमेरिका का जो एक चरित्र रहा, अमेरिका कभी भी युद्धों से बाहर रहा। जब से सुपर पावर अमेरिका बना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया का ठेकेदार बनता है अमेरिका, परमाणु हथियार यूरेनियम के सवाल के ऊपर, किसको देश को बनाने चाहिए, किसको नहीं बनाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले परमाणु हथियार बनाने वाला देश अमेरिका है, और इकलौता देश अमेरिका है जिन्होंने उन हथियारों का प्रयोग किया। हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो दुनिया ने देखे, लेकिन उसके बाद में भी वो नैतिकता का पूरा एक दम बरता है, जितना जो एक पूरा एक जो ड्रामा करता है पूरी दुनिया के अंदर, जो है उसका चरित्र है पूरी दुनिया को नियंत्रित करना। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बताते हैं। जैसे दुनिया एक जंगल राज है, जंगल का राजा जो है, इस जंगल का राजा अमेरिका है, और जिस रूप में शेर जो है वो कभी भी किसी भी जानवर को, क्योंकि वो ताकतवर है, वो किसी भी जानवर को निगल सकता है। आपके कहने का भावार्थ ये है कि आधुनिकता के इस दौर में ताकत और डंडे से पूरी दुनिया को आंकड़े की फितरत अमेरिका उसका दरोगा है। बिल्कुल। इस पूरी पृष्ठभूमि में एक बात आती है तेल का सवाल। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो ईरान के अंदर तेल के भंडार हैं या उस देश के प्राकृतिक संसाधन हैं, वहां की माटी है, वहां की खनिज हैं, तेल के कुएं हैं, एक अमेरिका के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो उन पर कब्जा करना चाहता है। ये जो तेल का खेल कितना है, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त और सच्ची बताई कि नैतिकता नहीं है कहीं पर भी अमेरिका की, भरोसेमंद नहीं है, और ना ही उन जीवन मूल्यों के प्रति सच्चा और निष्ठावान है। तो ये तेल का खेल क्या है, इसके इसमें कितनी सच्चाई इस पे आ ही गया, इसके ऊपर तो बच्चा बच्चा जाए। अभी तो बिल्कुल ये नंगे रूप में, ये जब पूंजीवादी मीडिया है वो भी इस चीज को तो खुले में स्वीकार करता है कि अमेरिका जो भी युद्ध करता है वो अपने स्वार्थ में करता है। कहीं पे उस देश की जो खनिज है, उस देश की जो संसाधन है, उन संसाधनों को कब्जे में लेना अमेरिका का मूल कैरेक्टर यही होता है। पूरे अरब देशों में जहां जहां पे भी हमले किए हैं, जो लोकतंत्र के नाम पे, उस देश को बेहतर बनाने के नाम पे, वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, उन देशों के आज हालात क्या है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उन देशों के लोगों को एक बेहतर देश बनाने का सपना जो है दिखा के दुनिया का जो चौकीदार बन गए, दुनिया का ठेकेदार बन के जो है वो अमेरिका वहां पे घुसपैठ करता है, और उस पूरे देश को बर्बाद करके वहां पे तमाम प्राकृतिक संसाधनों पे अमेरिका कब्जा कर लेता है, और वहां पे कठपुतली सरकारों को बिठा देता है। ये पूरे अरब देश के जो आप यूएई, अरब वगैरह, जो सऊदी अरब वगैरह देश है, कतर, कुवैत, ये तमाम जो है इन देशों में अमेरिका के अड्डे, तमाम जगह पे जो है पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट आया है, वो डॉलर में ही पेमेंट वहां पे कर सकते हैं अगर किसी को तेल खरीदना है। जिसके उसके बाद में जो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का कब्जा भी जो है प्रभुत्ता जो है वो बढ़ी। आपने दुरुस्त बताया। थोड़ा अभी इस बिंदु पर बात करते हैं कि जो ये जंग है अब जो फिलहाल लड़ी जा रही है, ईरान जो लड़ रहा था अभी, और ईरान का जो हमले इजराइल और अमेरिका के, ये जंग जब शुरू हुई और आज इतने दिन हो गए, अब इसका जो एक चरण रहा है, इस जंग की वर्तमान स्थिति क्या है, और विभिन्न देशों पर जो इसके आसपास के, चाहे वो खाड़ी देश हैं, चाहे वो इनसे दूर की दुनिया के मुल्क हैं, दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, और इन देशों के जनगण पर इसका असर क्या पड़ रहा है। थोड़ी इस जंग की जो इसको कह सकते हैं यात्रा कह लो, चरण कह लो, अब तक की कहानी बताएं। कूटनीतिक जो प्रयास चल रहे हैं, और जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो कई बार नैरेटिव सेट्स करना है या कूटनीतिक प्रयास है, कई मोर्चों पर लड़ी जाती है। अब तक की इसकी पूरी कहानी और पृष्ठभूमि बताएं कि किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे बढ़ रहा है, क्या हालात है, इसकी थोड़ी वस्तुनिष्ठता के साथ रोशनी डालें इसमें। खासकर जिस नैरेटिव की बात की, पहले तो ईरान ने नैरेटिव की जंग को जीता। पहली बार अमेरिका कोई नैरेटिव की जंग आ रहा है,
और शुरुआत में इजराइल और जब अमेरिका ने हमला किया था, नेतन्याहू ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल्लाद दुनिया का जो है, वो जिसने हिटलर के कृत्यों को भी जो है वो छोटा कर दिया, वो व्यक्ति, उसने एक बात समझा दी थी ट्रंप को कि 2-3 दिन का काम है, इसी तरीके से हमले करेंगे, उनको जो नेतृत्व को खत्म करेंगे और 2 दिन में जो ईरान को, उसके बाद में जो जवाब ईरान ने दिया, उसके बाद में ये चर्चा होने लगी कि ये 2-3 हफ्ते की बात है, 2-3 दिन से 2-3 हफ्ते, और अब जो है एक जगह की बात स्पष्ट हो गया कि अब ईरान इस युद्ध को हारने नहीं, ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा। आप देख रहे हैं कि जब एक अमेरिका जैसा और नेतन्याहू जैसे लोग, ट्रंप और नेतन्याहू जैसे लोग, जब ये दावा करते हैं कि ईरान की पूरी सभ्यता को वही जो है वो नष्ट कर देंगे, इस तरह के जो है धमकियां दी जाती हैं, ट्रंप जिस रूप की जो भाषा, गाली गलौज तक की भाषा पे उतरता है, लेकिन ईरान की जनता वहां के जो पावर है उसको बचाने के लिए और मानव श्रृंखला बना के, मगर उनको पता है, जो धमकी देने वाले लोग हैं, उन्होंने पहले ही दिन के हमले में 168 बच्चों को मार दिया था, स्कूल के ऊपर हमला किया था। और ये अभी जो शांति वार्ता हुई, आपने आप देखा होगा, जिस माजिद जगह के ऊपर वो हमला हुआ था, उसी के नाम पे वो जहाज लेके गई शांति वार्ता में, जो इस्लामाबाद में हुई, और 168 जहाज का नाम भी रखा। बच्चों की, जो बच्चे मारे गए, उनकी तस्वीरें उस जहाज में थी, उनके बैग जो है वो उस जहाज में थे। ईरान को मैसेज देना चाहता है, और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, और ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की लड़ाई जो है वो इस वक्त ईरान लड़ रहा है। जो पहली बार किसी ने, ये जो अमेरिका था, ये जो खुले सांड की तरह से पूरी दुनिया में घूम रहा था, पहली बार किसी ने इसके सींग पकड़े, इस सांड के। इसमें थोड़ा ये जानने की कोशिश करें, जो अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमले किए, उसकी प्रतिक्रिया में ईरान ने जो विभिन्न कंट्रीज पे भी मिसालें दागी, जैसे यूएई है, हो सकता है बहरीन है, या और भी कुछ देश हो सकते हैं, उसका क्या असर पड़ा। और दूसरी जो ये ईरान होर्मुज है या जलडमरू मध्य है, या वो मारा गया जा सकते हैं इलाका है, इस पर जो ईरान ने कब्जा किया, और इसने जो युद्ध के चरण में कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे बढ़त हासिल कर ली ईरान ने, और ये लगता है कि अमेरिका से टेबल टॉक करने के लिए मजबूर हुआ। इस रणनीतिक बढ़त को क्या देखते हो? ईरान जो अपनी आत्मरक्षा में, जैसे एक प्रकार से वो जो आपने जिक्र किया अपनी बातचीत में, जो खाड़ी के देश हैं, अरब के कंट्रीज हैं, वो निजाम जो अमेरिका के कठपुतली हैं, सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है, और बहुत से हो सकते हैं, वो जो टारगेट पे है। अभी करंट में भी चल रहा है बात कि वो सऊदी अरब का शासक ड्राइव है, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि आप ज्यादा परेशान ना करो, यहाँ ना करो, मतलब ईरान को ज्यादा ईरान की तरफ हमलावर ना होना, ये प्रतिक्रिया करेंगे। इसका, और जो वार मारक को युद्ध कराया है, इसने इस जंग में क्या रोल प्ले कराया ईरान के इस कदम में? रूस ने एक बार बोला था अभी इस युद्ध के दौरान ही कि ईरान के पास भी अब परमाणु हथियार है, और ये जो ओरमुज है, ये उसका, ईरान का परमाणु हथियार, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है, ये ईरान, मैंने पहले बोला, वो लड़ाई है। पूरी दुनिया का 20% अकेले तेल का जो निर्यात है, दुनिया के जो 20% तेल की आपूर्ति अकेले स्ट्रेट और से, और ये जो अभी आपने बोला, ये जो सऊदी अरब भी डरा हुआ बात है, अभी जिस तरीके से अमेरिका ने भी उसी तरीके से, मतलब पहले ये बात हो रही थी कि इसको और मुझको खोलो, और मुझको खोलने के लिए जो पूरे अमेरिका ने पूरे दाव लगा रखे थे, हर रोज वो अपने भाषा बदलता रहता। पहले दिन और मुझे क्या है, मेरे को तो बहुत कम तेल यहाँ से लेना है, दुनिया को लेना, जिसको लेना है उसको खोल लो, इस तरह की जो बातें वो अमेरिका करता रहता है। लेकिन ये जो दूसरा है, बाबल मुंडे, जो दूसरा एक जल डमरू रास्ता है,
वहां पे एक खतरा जो है महसूस किया है सऊदी अरब ने। अगर ईरान के कहने पे यमन ने वहां पे हमला कर दिया, यमन के हुतियों ने, हुती अभी सीधे रूप से ईरान के साथ है, इस युद्ध के अंदर पीछे जो है वो शामिल है, तो और ज्यादा खतरा 12% जो तेल की आपूर्ति इस बाबल मंडेब जो जलडमरू मार्ग से होती है, यानी 32% अगर दुनिया के तेल की आपूर्ति बाधित हो जाती है तो पूरी दुनिया के सामने क्या स्थिति बन सकती है, ये अपने आप में देखने का नतीजा है। और जो अमेरिका ने अभी नजदीक ये जो होर्मुज़ को ब्लॉकेट करने का फैसला किया है, इसमें तो अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से मुंह उठानी पड़ी। चीन के तो जहाज निकल रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे। हम पहले जो गोली चलाएंगे नहीं और दूसरी गोली चलाने का आपको मौका नहीं देंगे। तो अमेरिका कदम दर कदम हर जो है शय और मात का जो खेल है उसमें हर चाल में जो अमेरिका हार रहा है। एक और प्रश्न है, जैसे इस युद्ध में कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के सैन्य गठबंधन थे, नाटो के देश थे या दूसरे यूरोपियन कंट्री थे, जो अमेरिका ने गठबंधन बनाया हुआ था उसमें दरारें दिखाई दी। इस पे एक रोशनी डालें कि जिस एक प्रकार से पाड़ेबंदी है, जो वर्ल्ड के जो देश हैं उन्होंने कौन किसका कितना साथ दे रहा है, कौन किस पाड़ में है, कौन न्यूट्रल है, और एक प्रकार से ऐसी भी कह रहे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा या अमेरिका का जो एक सिंगल पोल है उससे दुनिया मल्टीपोल बहुधुविता की तरफ जाएगी। अब कौन से कंट्री अपने हित कहाँ देख रहे हैं, या जो नाटो में दरारें आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंड्स हैं, या एक और बड़ी बात है जो चीन और रूस का स्टैंड भी महत्वपूर्ण है, इस पे थोड़ी बातचीत आप रखें। पहले तो सीधे रूप में इस युद्ध में 3 ही देश शामिल हैं। जब देश की बात करते हैं तो अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका और इजराइल का एक हमला ईरान के ऊपर, और ईरान की जो है वो अपने बचाव में जो लड़ना ईरान की एक मजबूरी है। दूसरा जो है जो ताकतें हैं हुती और हिजबुल्ला, लेबनान का हिजबुल्ला संगठन है, यमन का हुती, ये लोग सीधे रूप में ईरान के साथ हैं। उस लड़ाई में जो वो हिस्सेदार है, ये संगठनों के रूप में हिस्सेदार है, देश के रूप में। इसके अलावा पहली बार है कि अमेरिका और इजराइल अलग थलग पड़े, जिस नैरेटिव की मैं बात कर रहा था, और नैरेटिव की जंग हारा है इस बार। स्पेन ने तो सीधा पाड़ेबंदी कर ली। स्पेन पहला यूरोपियन देश बन गया अभी इस घटना के बाद में, जब अपना दूतावास उन्होंने ईरान में खोल दिया, और उसके बाद में चीन से मुलाकातें हो रही है। चीन से इसी युद्ध के बीच में चीन से जो है स्पेन समझौते कर रहा है। ब्रिटेन जो हमेशा ही हर युद्ध में जो साथ रहा है, इस युद्ध में ब्रिटेन ने बिल्कुल जो है हम इसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकते, स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। और इवन अपने हवाई जहाज जो हमला वर्ज जहाज होते हैं उनको अपने आसमान से उड़ने की भी परमिशन जो है वो ब्रिटेन के द्वारा नहीं दी जा रही। ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। ब्रिटेन जैसा देश, जर्मन बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, अलग थलग यूरोप के जो देश है, नाटो के जो देश है, नाटो को गालियां दे रहा है। ट्रंप रोज गालियां दे रहा है, यूरोप के देशों को गालियां दे रहा है, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, हमने इतना पैसा खर्च करते हैं, ये देश डरपोक है, ये देश जो है धोखेबाज है, इस तरह की जो है वो उल जुलूल भाषा का जो प्रयोग वो ट्रंप आए दिन कर रहा है। तो ये एक कुल मिला के एक स्थिति है कि एक तरफ तो अमेरिका अलग थलग पड़ा है, दूसरी तरफ रूस और चीन, अमेरिका के बाद में दूसरी और तीसरी जो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, वो युद्ध में बेशक नहीं है ईरान के साथ में सीधे रूप में, लेकिन तमाम तरह की जो मदद जो वो कर सकते हैं इस युद्ध के अंदर वो ईरान की कर रहे हैं। जहां पे जब बहरीन ये प्रस्ताव लेके यूएनओ में गया था कि होर्मुज़ को खोला जाना चाहिए, उस प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। तो रूस और चीन अपने तरीके से
ईरान की जो है वो मदद कर रहे हैं। सीधे रूप में रूस और चीन का जाना दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, जाना नहीं चाहिए। जब दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें अगर तो दुनिया कहाँ रहेगी कहाँ ना रहेगी एक अलग सवाल है। लेकिन रूस और चीन को मध्यस्थता करवाने में जो है वो भूमिका ज़्यादा निभाने की जरूरत है। और ज़्यादातर देश जो अभी ईरान के प्रति एक हमदर्दी और इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। इजराइल की आलोचना हर आए दिन कहीं ना कहीं से आ रही है। मतलब ये तुर्की जो नाटो का एक देश है वो तो इस रूप में इतना अग्रेसिव इजराइल के ऊपर है कि आने वाले दिनों में अगर तुर्की इजराइल के ऊपर कोई मिसाइल फेंक दे इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप सोचो कोई नाटो का देश और इजराइल जो अमेरिका का बिल्कुल मतलब एक पिछलग्गू देश है, अमेरिका का दाया बाया जो भी है लठैत अमेरिका का गुंडा, अब उसके ऊपर कोई नाटो का देश अगर हमला करने की भी स्थिति कोई बढ़ सकती है, भाषा इसी तरह की यूज होगी, तो आप सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल दुरुस्त बताया। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिस मुकाम पर ये दुनिया पहुंचा दी, जिस प्रकार से जंग का वातावरण अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया और जिस ढंग के वो कार्य कर रहे हैं, इन हालात में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की रेलिवेंसी क्या बची है, उसकी प्रासंगिकता। जो यूएनओ का मंच बनाया था पूरी दुनिया में, जिसके पीछे मानवाधिकारों के घोषणा पत्र भी थे, ये था पूरी दुनिया में जंग ना हो और उसमें यूएनओ का एक बड़ा रोल होना चाहिए था। तो आज आप यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कोई प्रासंगिकता बची है या उसका क्या रोल बचा है, इस पर थोड़ी बात। यूएनओ का तो अमेरिका ने तो काफी लंबे समय से वो अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अभी तो इस युद्ध के अंदर जो थोड़े बहुत यूएनओ बीच में अपनी भाषा बोलता था, कुछ निंदा करता था, कुछ वो औपचारिकताओं की भी जो है वो जरूरत नहीं बची। अभी यूएनओ क्या कुछ बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा पूरी तरह से निरर्थक है। इस संस्था का अमेरिका के खिलाफ जब जब भी कोई बात आती है तो अमेरिका उसे दो टूक जवाब जो पहले भी देता है। अभी जो है इस संस्था के कम से कम या तो इसको मजबूत करने की जरूरत है दोबारा से, नहीं तो इसके अल्टरनेट की जरूरत है। और इसका रास्ता जो है वो ईरान ने जो दिखाया है, ये आने वाले टाइम पे, जिसमें आपने भी इशारा किया था, आने वाले टाइम पे इस युद्ध ने एक बात निश्चित कर दिया है कि अमेरिका अभी आने वाले टाइम पे कोई सुपर पावर नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे अमेरिका कुछ 8-10 सुपर पावर में से एक सुपर पावर रहेगा। मतलब वो जो एक पोल की दुनिया थी वो मल्टीपोलर के रूप में जो है वो दुनिया आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद में इस तरह की संस्थाओं की भी जो है ये जंगल राज भी तभी खत्म होगा। बहुत दुर्विता की तरफ बढ़े, एक प्रकार से कह सकते हैं अमेरिका और उसके सहयोगी जो एक प्रकार के युद्ध थोपते हैं उन कंट्रीज ने मैं तो ही बना दिया यूएनओ को, इंपॉर्टेंसी बची नहीं कोई उनकी। और एक दो सवाल और महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है जैसे इस जंग के बाद विभिन्न देशों की विदेश नीतियां हैं, तो इसमें भारत का जो देश है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिरमौर था। एक जमाना था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से यूएनओ में बोलते थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन में बोलते थे, तो उनका कद यूएसए की जो फॉलोइंग्स थी, यूएसएसआर की फॉलोइंग थी, उनके बराबर दिखता था। भारत के प्रधानमंत्री की बात में कोई वजन है। और विभिन्न कंट्रीज भी मध्यस्थता के लिए भारत को बुलाते थे। एक बेहतरीन विदेश नीति का को प्रदर्शित किया था इंडिया ने। ये 1947 से 90s तक का जो दौर रहा खासतौर पर, या फिर जब तक रूस नहीं टूटे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सिरमौर एक उदाहरण सेट हुआ था। अब भारत का जो रोल है या भारत की जो विदेश नीति है, और एक प्रकार से आप देखो कि पाकिस्तान जैसा लोग देश जो भारत से काफी चीजों में कमतर है, वो सिर्फ सैन्य आर्थिकता का मामला नहीं है, एक शाख और मूल्यबोध का मामला भी था। उसमें भारत पाकिस्तान मध्यस्थता करे। और भारत की विदेश नीति क्या है या इस जंग के बीच भारत का क्या रोल है, या भारत के जो हुक्मरान हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं,
इनकी जो नीतियां हैं वो क्या दिखा रही हैं, इस पर थोड़ी बातचीत आप जरूर रखो। भारत का जो स्टैंड है इस जंग में, इस जंग में भारत का कोई स्टैंड नहीं। ये अपने आप में ये एक शर्म की स्थिति है कि इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी का देश, जिसका ईरान के साथ में बहुत ही लंबा हजारों साल का जो सांस्कृतिक रिश्ते रहे, वैचारिक रिश्ते रहे, भौगोलिक रिश्ते रहे, उस देश और इसके अलावा अमेरिका के साथ में भी ठीक ठाक रिलेशन भारत के रहे। ऐसी स्थिति में भारत सबसे कैपेबल मध्यस्थता के लिए अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। इस युद्ध को रुकवाने में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी तो वो भारत हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में जिस तरीके से एक तरह से अमेरिका के पिछलग्गू बढ़ने के विदेश नीति के ऊपर चल रहे हैं, उसमें ये एक स्पष्ट स्टैंड हो गया है। पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री भारत का इजराइल जाता है। कोई देश का आज तक प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाता। ये नरेंद्र मोदी जी 2 बार जाते हैं और एक युद्ध के सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल में रहते हैं और वहां पे जो है इजराइल की सारी चीजों का समर्थन करते हैं, उसको फादरलैंड बताते हैं। तो उसकी ये कुल मिला के जो ढोल जो है विदेश नीति का, विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। अभी भारत की एक अधीनस्थ, अमेरिका के अधीनस्थ की एक भूमिका के अलावा अभी कुछ नहीं। और जिस देश को ओबामा ने खुद आके जिस देश को आतंकवादी बोला था, पाकिस्तान को, जिसको भारत जो है एक दुनिया में एक आतंकवादी देश के रूप में स्थापित करने में जो है पूरी जोर लगाता रहा, जो है जो सच्चाई है, वो देश जो है वो मध्यस्थता करा रहा है उस आतंक की, उस युद्ध को जो है वो शांति दूत की भूमिका जो है वो निभाता हुआ जो दिख रहा है। ये अपने आप में भारत की जो है बहुत बड़ी फेल होती है। इसको ये भी आपने बातचीत से निकल रहा है कि भारत की निरंतर विदेश नीति है वो अमेरिका की तरफ झुकती चली गई और अब तो अधीनिस्थ। और माननीय ट्रंप जी का जो व्यवहार है ना, वो मोदी जी के भी प्रति को पिछले दौर में अच्छा नहीं रहा है, तो दुनिया की किसी भी शासक के प्रति मतलब नहीं रहता ही। जो अधीनस्थ होता है वो अधीनस्थ होता है। बराबरी का अगर कोई साझेदार है, साझेदार होता है, अधीनस्थ होता है। मोदी जी ने एक अधीनस्थ की भूमिका निभाई, इसलिए अधीनस्थ जो है अधीन व्यक्ति, उसको डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है और फिर भी वो जो है कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका की दावदोश में भारत की विदेश नीति चलेगी। और एक अंतिम सवाल, एक आखिरी प्रश्न है बातचीत का। आमतौर पर पहले भी और इस जंग के खिलाफ भी विभिन्न देशों में आम आदमी सड़कों में उतरे हैं। ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा शायद जहां लोगों ने हमें जंग नहीं चाहिए, युद्ध को रोका जाए, बच्चों को मारना बंद करो। एक पूरी दुनिया से एक मैसेज आया है कि भाई जंगें नहीं चाहिए। और खास तौर पर आपने देखा भी होगा कि अमेरिका में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। 80 लाख लोग, 80 लाख लोग, नो किंग मूवमेंट, 80 लाख लोग बहुत बड़ी आबादी है। नो किंग मूवमेंट। इजराइल के अंदर भी लोग विरोध कर रहे हैं, नेतन्याहू का, ट्रंप का विरोध हो रहा है। और पूरी दुनिया के पैमाने पर कोई आधिकारिक आंकड़ा कोई एजेंसी दे भी सकती है कि बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं होने चाहिए। इसके खिलाफ एक जनमानस सड़कों पर है, कोई धरने, भूख हड़ताल, विभिन्न तरीके से प्रतिरोध है। ये जो जंग के खिलाफ लोग सड़कों पर, मैदान में अपना प्रतिरोध जता रहे हैं, इस प्रक्रिया का, इस घटना विकास का सामाजिक और राजनीतिक असर क्या रहेगा भविष्य में? देखिए, रास्ता तो जनता ही निकालती है और एक सीमा ऐसी आती है जब जनता को आप तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, तमाम नैरेटिव के बावजूद जनता को तस्वीर जो है वो साफ नजर आने वाले टाइम पे एक चीज तो सामने आ चुकी है, अमेरिका की दादागिरी खत्म होने जा रही है। इस युद्ध ने अमेरिका का जो है पूरा जो एक था
भाई वो सुपर पावर है, वो किसी देश के राष्ट्रपति को उठा सकता है, वो तुरंत इस युद्ध से पहले की क्या थी, वो किसी के ऊपर भी जो है वो टैरिफ लगा रहा था। मतलब हर रोज की घटनाएं आ रही थी, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा, मैं क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा, मैं मैक्सिको पे कब्जा कर लूंगा। अभी इस युद्ध ने बिल्कुल एक स्थिति बदली और इसके बाद में उम्मीद करते हैं जनता को इसी रूप में, जिस रूप में अमेरिका में सड़कों पे उतरी है, इस रूप में जिस रूप में ईरान में सड़कों पे उतरी है, दुनिया के कई दूसरे देशों में सड़कों पर उतरी है, इजराइल तक में भी लोगों ने विरोध किया है, तो जनता ही एक विकल्प पेश करेगी, एक शांति का रास्ता बनाने के लिए मजबूर करेगी हुक्मरानों को, और आने वाले टाइम पे एक शांति प्रिय, एक समानतापूर्ण दुनिया हम जो है, एक सुंदर दुनिया, एक भाईचारा और प्रेम से रहने वाली दुनिया हम देख पाएंगे। इन परमाणु और इतने बड़े बड़े जो हथियार, हाइड्रोजन बम जो आज बन चुके हैं, वो दुनिया जो है उस रूप में नहीं जाएगी, उस दिशा में नहीं जाएगी जिस दिशा में सर्वनाश है। दुनिया जो भाईचारा और प्रेम की तरफ बढ़ेगी, ये उम्मीद जो है वो की जा सकती। तो सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपने अपने घरों में, अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने दफ्तर में, अपने अपनी जगहों पर युद्ध का विरोध जरूर करें। वो खुलकर बोले कि हमें जंग नहीं चाहिए। अब दुनिया का हर जनगण, हर नागरिक अपने शासक से कहे कि युद्ध हमारे लिए बर्बादी की राह खोलेंगे। आज जो ईरान पर हमला हुआ है, जो ईरान की छोटी छोटी बच्चियां मारी जा रही है स्कूल में पढ़ने वाले, जो खेत खलिहान उजड़ रहे हैं, वो हमारे खेत हैं, कल हमारी बारी भी आएगी। और हम इसलिए ताड़ियां ना बजाएं, खुश नहीं हो कि मेरे से अलग धर्म का व्यक्ति मारा जा रहा है। जंग पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है जंग के नुकसान से। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, भारत और भारत के आसपास पूरी दुनिया के अंदर गौतम बुद्ध का जो रास्ता, शांति का जो रास्ता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रास्ता, और भी विभिन्न देशों के जो राष्ट्रीय महानायक हुए हैं, जंग के खिलाफ जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, उनसे प्रेरणाएं लें और हर नागरिक ईरान के हक में खड़ा हो। अमेरिका, इजराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ, उन कारपोरेट घरानों के खिलाफ, उन कंपनियों के खिलाफ जो अपने मुनाफों के लिए आम आदमी को बुरी तरह मार रही है, उनका प्रतिरोध करें। और भी जानकारी हम आपके बीच में पहुंचाते रहेंगे। नरेश जी, आप अपना विषय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। शुक्रिया।